रिकरेंट या फिर रिलैप्सिंग फीवर, और लास्ट में हमारा पेल एब्स्टीन फीवर, है ना। ये तो आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे हमारे रोग निदान के टॉपिक फीवर के पार्ट 2 की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फीवर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और कुछ हमने इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में बात की थी। सो आज जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे और जो आपका फीवर टॉपिक है उसको एकदम पूरा कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा भी था कि 36.7 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस, है ना। देयर इज नॉर्मल डाययूरिनल वेरिएशन ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि यहाँ पे बताया कि 36.7 से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस ये हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना। डाययूरिनल का मतलब है कि प्लस माइनस, है ना, 1 डिग्री का, है ना, दिन में या रात में इसके ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि इन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन द अर्ली मॉर्निंग इज सब नॉर्मल इन द सेकंड वीक प्रोसीडिंग ओव्यूलेशन, है ना। यहाँ पे बताया कि कोई भी मेंस्ट्रुएटिंग वुमन होगी, है ना, मॉर्निंग में जो उसका बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। ये हमें कब देखने को मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा इन द सेकंड वीक ऑफ प्रोसीडिंग ओव्यूलेशन। उसके बाद क्या बताया कि एन अब्रप्ट इंक्रीज ऑफ 0.3 to 0.5 degree Celsius accompanies ovulation and persists to menstruation occur. It is due to thermogenic property of progesterone, है ना। यहाँ पे बताया कि सेकेंड वीक के बाद 0.3 से लेके 0.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा ड्यू टू थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे ग्रेडिंग ऑफ फीवर यानी कि क्लासिफिकेशन की। ये आप एक बार पढ़ लेना ना, यहाँ पे मैंने बेसिक की नॉलेज दी है थोड़ी सी। तो यहाँ पे यही बताया कि जब भी 100 से लेके 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जब भी टेम्परेचर होगा तो वो हमारा मॉडरेट टेम्परेचर होगा, है ना। 103 डिग्री सेल्सियस से लेके 105 डिग्री सेल्सियस तक होगा तो वो हमारा हाई फीवर होगा, है ना। उसके बाद जब भी 105 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो हमारा कंडीशन होगी हमारी हाइपर पायरेक्सिया की, है ना। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है ना, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। स्टेजेस ऑफ फीवर, ये पूछा भी जाता है आपके वाइवा में भी, ये टॉपिक पूछा जाता है। तो यहाँ पे बताया कि जो हमारा फीवर है इसके टोटल 4 स्टेजेस होते हैं, आपको याद रखने हैं ये। तो ये 4 स्टेजेस कौन से होते हैं? प्रीडर्मर, चिल्स, फ्लश और डिफरेंस। ठीक है, जब भी जो हमारा फीवर स्टार्ट होगा तो वो हमारा स्टार्ट होगा प्रीडर्मल कंडीशन से, और जब हमारा फीवर खत्म होने की कगार पर होगा तो वो हमारी कंडीशन होगी डिफरेंस की। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम स्टेप वाइज। सबसे पहले जो कंडीशन है वो है हमारी प्रीडर्मल। तो इसको आप ऐसे याद रखना कि जब भी हमें फीवर होता है स्टार्टिंग फेज में, तो उस समय क्या होता है कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स कौन से होते हैं? तो वो होते हैं हमारे माइल्ड हेडेक, फटीक, जनरल मलेज, यानी कि हमारी बॉडी में थोड़ी सी पेन होती है जॉइंट्स में, है ना। उसके बाद है फीलिंग एक्स या फिर पेन्स। तो ये सब हमें देखने को मिलता है हमारी प्रीडर्मल कंडीशन में। उसके बाद जो हमारी सेकेंड फेज है वो है हमारा चिल्स, यानी कि जब फीवर धीरे धीरे अपने पीक की तरफ जाता है तो इस समय हमें क्या देखने को मिलता है कि अनकंफर्टेबल सेंसेशन ऑफ बीइंग चिल्ड। तो ये हमें चिल्स की स्टेज में देखने को मिलता है। उसके बाद है ऑनसेट ऑफ जनरलाइज्ड शेकिंग ऑल्दो टेम्परेचर इज रेजिंग, है ना। उसके बाद बताया कि स्किन पेल एंड कवर्ड विद गूज फ्लैश अर्ज टू पुट मोर क्लोथिंग, या फिर कवरिंग एंड क्योर अप इन पोजीशन दैट कंजर्व बॉडी हीट, है ना। तो ये वो वाली कंडीशन है जब हमें फीवर होता है तो जब हमें ठंड लगती है ना, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम कपड़े पहन ले। तो ये वो वाली कंडीशन है जब हमें चिल्स आते हैं। ये सारे जो हमारे सिम्टम्स हैं, यानी कि शेकिंग होगा, हमें अपनी बॉडी में मोर क्लोथिंग करने की कंडीशन आएगी, तो ये सारे हम देखने को मिलेंगे हमारी स्टेज ऑफ चिल्स में। ठीक है, उसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेज है वो है हमारी फ्लश। इसमें बताया कि स्किन बिकम वार्म एंड फ्लश, है ना। धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे फॉल होता जाएगा, हमारी बॉडी फिर से दोबारा नॉर्मल होती जाएगी।
उसके बाद फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है हमारी डिफरेंस। इसमें क्या बताया है कि स्टेज ऑफ फिब्राइल रिस्पॉन्स इज मेकिंग बाय इनिशिएशन ऑफ स्वेटिंग। ठीक है, आपको यही याद रखना है कि जो हमारी डिफरेंस कंडीशन है, डिफरेंस स्टेज है, उसमें हमारी इनिशिएशन ऑफ स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी बॉडी है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पैटर्न ऑफ फीवर, है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना होगा, है ना। इसको दोनों तरीके से पढ़ेंगे हम, आयुर्वेद और मॉडर्न। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बताया कि जो पैटर्न ऑफ फीवर है वो 9 होते हैं हमारे, बेसिकली होते तो 5 ही हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसकी क्लासिफिकेशन सारी। सो आपको यही याद रखना है कि जो हमारे पैटर्न होते हैं फीवर के वो हमारे 9 होते हैं। उसमें से भी आपको ये याद रखना है कि जो टोटल पैटर्न होते हैं वो होते हैं हमारे 5। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें कौन कौन से फीवर देखने को मिलते हैं, तो वो है हमारे इंटरमिटेंट फीवर, क्वार्टेडियन फीवर, डबल क्वार्टेडियन फीवर, टाइटियन फीवर, क्वार्टर फीवर, रेमिटेंट फीवर, कॉन्टिन्यूस फीवर, रिकरेंट या फिर रिलैप्सिंग फीवर, और लास्ट में हमारा पेल एब्स्टिन फीवर, है ना। ये तो आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। ठीक है, तो ये है हमारे फीवर के पैटर्न। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने बताया कि टोटल 5 जो हमारे फीवर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो उनमें से जो हमारा फर्स्ट फीवर का पैटर्न है वो है हमारा इंटरमिटेंट फीवर। उसके बाद है हमारा क्वार्टेडियन फीवर। थर्ड है हमारा कॉन्टिन्यूस फीवर। फोर्थ है हमारा रिलैप्सिंग या फिर रिकरेंट फीवर, और लास्ट में जो हमारा पेल एब्स्टिन फीवर है। ये हमारे टोटल जो फीवर के पैटर्न होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये जो सारे बचे हैं हमारे क्वार्टेडियन, टाइटियन और क्वार्टर फीवर, ये सारे हमारे टाइप होते हैं हमारे इंटरमिटेंट फीवर के ही। ठीक है, आपको अभी समझाता हूँ आगे ये सारे क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट फीवर का पैटर्न है वो है हमारा इंटरमिटेंट फीवर। यहाँ पे बताया गया है कि टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल एट लीस्ट वंस एवरी 24 आवर्स। ठीक है, तो इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि ये एक ऐसा फीवर है जो दिन में कुछ घंटों के लिए आता है ना। उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है, यानी कि जो हमारा पर्सन है, जो हमारा पेशेंट होगा, उसको दिन में कभी भी बुखार आ सकता है। बट दिन में एक ऐसी कंडीशन जरूर आएगी जब जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा, है ना। ये टेम्परेचर रोज भी आ सकता है या फिर कुछ अंतराल के बाद, यानी कि कुछ साइकिल्स में भी आ सकता है। तो यही आपको याद रखना है कि जो हमारा इंटरमिटेंट फीवर है ना, ये ऐसा फीवर है जो दिन में कुछ घंटों के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है और बाद में हमारी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ भी मैंने इसी तरीके से बनाया है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, वो जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बट वो दिन में एक बार, है ना, वो हमेशा नॉर्मल हमेशा आएगा ही। ठीक है, तो उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि जो इंटरमिटेंट फीवर है उसके सब टाइप्स हैं। तो यहाँ पे बताए हैं कि क्वार्टेडियन फीवर, टेरेट्रियन फीवर और क्वार्टर फीवर, है ना। अगर वो जो टेम्परेचर दिन में एक बार आएगा तो वो होगा हमारा क्वार्टेडियन फीवर। अगर दिन में 3 टेम्परेचर है वो नॉर्मल होगा तो वो होगा हमारा टेरिट्रियन फीवर। और अगर दिन में 4 बार जो टेम्परेचर है वो रेज होगा तो वो होगा हमारा क्वार्टर फीवर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या बताया कि जो हमारा इंटरमिटेंट फीवर है ये हमारा एसोसिएट होता है विद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या फिर पॉजिटिव सेप्सिस, है ना। इसमें हमें एप्सिस, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिलियसिस देखने को मिल सकता है, मलेरिया देखने को मिल सकता है, और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा पाइएमिया, है ना। पाइएमिया क्या होता है कि ये हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सीवियर कंडीशन होती है जिसमें ब्लड की पॉइजनिंग हो जाती है ना, जो कि हमारा कॉज होता है बाय द पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो हमारी सेकंड टाइप है वो है हमारी रेमिटेंट फीवर, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बताया कि टेम्परेचर डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल एंड फ्लक्चुएट मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि हमारा थ्रू आउट द डे फ्लक्चुएट करता रहता है ना। ये कभी भी नॉर्मल नहीं आता, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इतना बढ़ जाता है, कई बार ये मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। उसके बाद बताया कि इट इज एसोसिएटेड विद वायरल इन्फेक्शन, है ना, लेजियोनेला। हाँ, ये एक
ऐसा बैक्टीरिया है जो मोस्टली पानी में पाया जाता है। उसके बाद थर्ड है हमारा माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना। उसके बाद एक एग्जाम्पल और है, तो वो है हमारी इन्फेक्टिव कार्डियोलाइटिस, तो ये भी हमें रेमिडेंट फीवर में देखने को मिल जाता है। उसके बाद थर्ड जो हमारा टेम्परेचर है वो है हमारा सब्सटेंड या फिर कॉन्टिन्यूस टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या बताया कि टेम्परेचर रिमेन्स अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे विद मिनिमल वेरिएशन विच इज नॉट मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। ठीक है, ये जो हमारा टेम्परेचर होता है बेसिकली हमें ये टाइफाइड में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक हमारा ऐसा टेम्परेचर है, ये हमारा एक ऐसा बुखार है जो डे टाइम में हमेशा पीक पर रहता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक ऐसा फीवर है जो हमेशा दिन में पीक में रहता है ना। तो कभी भी ये नॉर्मल नहीं आता, हमेशा पूरे दिन पेशेंट को बुखार रहता है। तो ये हमारा एक ऐसा टेम्परेचर है जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस या फिर सब्सटेन टेम्परेचर। यहाँ पे लिखा भी है टेम्परेचर रिमेन्स एलिवेटेड अबव नॉर्मल विदाउट टचिंग बेस लाइन, यानी कि जो हमने पीछे ग्राफ बनाया था ना, तो ये जो हमारा टेम्परेचर है ये कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद बताया कि इट इज सीन इन पर्सन विद ड्रग फीवर, है ना, लेबर न्यूमोनिया, टाइफाइड और जितनी भी हमारी यूटीआई इन्फेक्शन होती हैं, तो उनमें जो हमारा सब्सटेन्ड या फिर कॉन्टिन्यूस टेम्परेचर है वो देखने को मिलता है ना। यहाँ पे भी मैंने ग्राफ बनाया, तो ये भी आप एक बार देख लेना, है ना। ये जो हमारा टेम्परेचर है ये कभी भी नॉर्मल यानी कि बेस लाइन को कभी भी टच नहीं कर रहा है। उसके बाद फोर्थ जो हमारा टेम्परेचर है वो है हमारा रिकरेंट या फिर रिलैप्सिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे बताया है कि 1 or more episodes ऑफ फीवर ईच एज लॉन्ग एज सेवरल डेज विद 1 or more days ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर बिटवीन एपिसोड्स, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक ऐसा फीवर है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो काफी दिनों तक बढ़ा रहता है, उसके बाद कुछ दिनों के लिए कम हो जाता है और फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं रिकरेंट या फिर रिलैप्सिंग टेम्परेचर। इसमें बताया कि इट इज कोज्ड बाय वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज लाइक टीबी, फंगल इन्फेक्शन, लाइम डिजीज, मलेरिया और रैट बाइट फीवर। इन सभी कंडीशन में हमें रिकरेंट या फिर रिलैक्सिंग टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, आपको एमसीक्यू बन सकता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा ही है, टीबी में हमारा रिकरेंट या फिर रिलैक्सिंग टेम्परेचर होता है ना। टाइफाइड में हमें सब्सटेन्ड और कॉन्टिन्यूस टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है वो है हमारा पेल एब्स्टिन फीवर। तो यहाँ पे क्या बताया है कि रेगुलर अल्टरेशन ऑफ रिकरेंट बाउट्स ऑफ फीवर एंड ए फेब्राइल पीरियड, द टेम्परेचर टेक्स 3 days to rise, remain high for 3 days and permits in 3 days followed by apyrexia for 9 days। ठीक है, तो इस फीवर में हमें देखने को क्या मिलता है कि लगातार 1 से 2 हफ्ते तक पेशेंट को रेगुलर बुखार रहता है। उसके बाद नेक्स्ट के जो 1-2 हफ्ते आते हैं उसमें जो पेशेंट है वो नॉर्मल हो जाता है। तो यही जो हमारा साइकिल है ये बार बार चलता रहता है ना। फिर जो पेशेंट है उसको लगातार बुखार रहता है कुछ हफ्तों के लिए, उसके बाद फिर कुछ हफ्तों के लिए हट जाता है। तो यही जो साइकिल है वो हमेशा चलता रहता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रखना कि इट इज टिपिकली सीन इन हॉकिंस लाइफोमा। ठीक है, ये एमसीक्यू की टर्म बन जाती है। उसके बाद आपको बताया गया है कॉमन क्लिनिकल फीचर्स टेम्परेचर के क्या होते हैं। तो इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, एनोरेक्सिया, एथ्रेल्जिया, माइल्जिया, फटीग, रेस्पिरेशन जो इसमें इंक्रीज मिलती है, इंक्रीज हार्ट रेट मिलता है, डिहाइड्रेशन मिलता है, हेडेक, अकरेंस ऑफ चिल्स, डेलीरियम या फिर फिब्राइल सीजर्स अकर्ड इन सम चिल्ड्रंस। तो ये सारे हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हमें टेम्परेचर में, जो हमें फीवर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म बताया गया फीवर का, ये बहुत बार पूछा जाता है 5 मार्क्स में और कई बार 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फीवर। तो ये आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे एक्सोजिनस पायरोजन है ना, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो ये हमारे बाइंड करेंगे विद CD14 रिसेप्टर, है ना। जब इनसे ये बाइंड कर जाएंगे तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है एक्टिव हो जाएगा, जो हमारा स्टिमुलेट करेगा मोनोसाइट्स को, मैक्रोफेजिस को, एंडोथेलियल सेल्स को एंड अदर इम्यून सेल्स को। ये सभी जो है हमारे स्टिमुलेट हो जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है,
जब ये हमारे एक्टिव हो जाएंगे तो ये हमारे रिलीज करेंगे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस सच एज इंटरल्यूकिन 1 या फिर 6। उसके बाद है टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर, इंटरल्यूकिन अल्फा। तो ये सारे हमारे प्रो इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस हैं ये भी हमारे स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारी हाइपोथैलेमस की सर्कुलेशन है वो भी स्टिमुलेट कर जाएगी, और ये भी हमारे रिलीज करेंगे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन 2 को। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो हमारा एंटीरियर हाइपोथैलेमस है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, और जो हमारा थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट है जिसे हमने हाइपोथैलेमस बोला था, तो ये भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। इससे फाइनली हमें फीवर हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, इफ द टेम्परेचर इज एलिवेटेड, इससे होगा क्या कि जो हमारी हीट प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगी, और इससे हमारा इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, वेजोडाइलेशन बढ़ जाएगी, और जो हमारा स्वेट ग्लैंड का जो स्टिमुलेशन है वो बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड साइड, अगर जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो गिर जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो हमारी हीट की कंजर्वेशन होगी, और साथ में जो हमारा इनिबिशन ऑफ स्वेटिंग है यानी कि इनिशिएशन ऑफ स्वेटिंग है वो भी हमारा बढ़ जाएगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें हमें वैसो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। उसमें वैसोडाइलेशन थी तो इसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन है। सो इसमें जो हमें बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलेंगे वो क्या होगा कि एक्टिवेशन ऑफ शिवरिंग फ्रॉम पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको रिलेशनशिप बताया गया है हार्ट रेट का, रेस्पिरेशन रेट का और टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना एक बार। तो ये जो इसकी रेशियो होगी ये आप याद करना, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछी जाती है। 1:4:10:7:13, ये हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, बीएमआर और हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन का, ये हमारी रेशियो है। उसके बाद बताया कि इन चिल्ड्रन द पल्स रेशियो रेज मे बी अप टू 12 to 15 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फीवर टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।